हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग फिजिक्स चैप्टर तीसरा जो है मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार को पढ़ लिया है। आज हम लाए हैं चौथा चैप्टर जिसको कहते हैं विद्युत धारा, जिसमें हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का हम लोग के लाइफ में बहुत बड़ा योगदान हो गया है। अगर विद्युत धारा नहीं रहता है तो लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे में हम लोग टीवी चलाते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, मोबाइल चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, फ्रिज कूलर ये टोटल जो काम हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है। हम लोग कपड़ा प्रेस कर दे रहे हैं, प्रेस से जो होता है इलेक्ट्रिक करंट पर आजकल काम कर रहा है। उसके बाद टोटल ये चीज देखिए इलेक्ट्रिक करंट पर ही आधारित होते जा रही है। यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो है विद्युत धारा हम लोग के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और इसके बिना यानी आने वाला जो पीढ़ी है इसके बिना अधूरा है। ठीक, तो दिनों दिन विद्युत धारा का उपयोग हम लोग के लाइफ में होता जा रहा है और उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिएगा, विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बात को समझेंगे यहाँ पर कि आवेश सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद घर्षण समझेंगे। यानी आप लोग मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होने लगता है। यानी आवेश, चार्ज का मतलब आवेश होता है। देखिए, आवेश को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। आवेश को ही इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। यानी जब मोबाइल को हम लोग चार्ज में लगाते हैं तो उसमें हम लोग नहीं बोलते हैं कि आवेश जा रहा, हम लोग बोलते हैं चार्ज जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें नहीं जाता है, यानी आवेश जाता है, आवेशित हो जाता है। हम लोग का मोबाइल क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है और चार्ज होना शुरू हो जाता है। समझ आए ना? तो सबसे पहले घर्षण के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, घर्षण का मतलब अगर हम लोग दो या दो से अधिक वस्तु को लेकर और आपस में संपर्क कराएं और उसके बाद क्या करेंगे, उसको रगड़ेंगे तो उनके बीच घर्षण उत्पन्न हो जाता है। उनके बीच क्या हो जाएगा? घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। और घर्षण बल जो होता है हर एक वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। यानी अगर दो वस्तु है तो दोनों वस्तु को रगड़ेंगे तो ये भी घर्षण बल लगाएगा और ये भी घर्षण बल लगाएगा। यानी उन दोनों के बीच एक दूसरे के विपरीत बल लगाया जाएगा, उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। देखिएगा, घर्षण के बारे में जब दो या दो से अधिक लिखिएगा, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करने लगता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल के कारण ही आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण ही आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। समझ रहे ना? यानी घर्षण बल के कारण क्या हो जाता है? आवेश की उत्पत्ति हो जाता है। तो अगर हम लोग आवेश का बात करें, तो आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है।
आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। घर्षण के कारण क्या हो जाती है? आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। देखिएगा, जो आवेश की उत्पत्ति होती है इसको हम लोग एक और पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को हम लोग न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब आवेश स्थिर रहता है। क्या रहता है? आवेश स्थिर, यानी स्थिर रहने का मतलब संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, आवेश का कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछता है। आवेश का कुछ एग्जाम्पल है, संबंधित बहुत सारा जो है आप लोग के एग्जाम में पूछता है। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है एवोनाइट का क्षण और ऊन का कपड़ा। एवोनाइट के छड़ को हम लोग क्या करते हैं? ऊनी कपड़ा से रगड़ते हैं। ऊनी कपड़ा, देखिएगा, एवोनाइट का छड़ है और ऊन का कपड़ा है, दोनों को आपस में हम लोग रगड़ते हैं। तो रगड़ने के बाद देखिएगा उसमें घर्षण होगा और घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति हो जाएगा। घर्षण का कारण क्या होगा? आवेश की उत्पत्ति हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछता है, बताइए किस पर धन आवेश होगा और किस पे ऋण आवेश होगा? तो देखिएगा, जो ऊनी कपड़ा है इस पे धन आवेश हो जाएगा और एवोनाइट का छड़ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस पे धन आवेश हो जाएगा, इस पे धन आवेश हो जाएगा और इस पे क्या होगा? ऋण आवेश हो जाएगा। ऋण आवेश हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? अब धन आवेश क्यों होगा इस पे? देखिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके एवोनाइट के छड़ में जाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एवोनाइट के छड़ में जाएगा, यानी आवेश जो है एवोनाइट के छड़ में चला जाएगा। उसके बाद देखिएगा, एवोनाइट के छड़ पर जो है क्यों निगेटिव है यानी ऋणात्मक है? तो कहिएगा एवोनाइट का छड़ आवेश को लेगा, यानी जो लेता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणायन, और जो देता है उसको हम लोग कहेंगे धनायन। यानी ऊनी कपड़ा पर धन आवेश इसलिए है क्योंकि ऊनी कपड़ा आवेश को दे रहा है, यानी जो दान करेगा उस पे धन आयन और जो लेगा उसको हम लोग कहेंगे ऋण आयन। समझ गए? तो पूछेगा कि एवोनाइट के छड़ और ऊनी कपड़ा को आपस में रगड़ते हैं, तो बताइए किस पे धन आवेश हो जाता है? तो आप लोग कहिएगा ऊनी कपड़ा धन आवेशित हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, कांच का छड़ एक है, कांच का छड़, और उसके बाद रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। इन दोनों को आपस में हम लोग रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या होगा? घर्षण होगा और घर्षण के कारण आवेश हो जाता है, आवेश की उत्पत्ति हो जाएगा। और जैसे आवेश की उत्पत्ति होगा, देखिएगा रेशम का कपड़ा जो होता है इस पे धन आवेश हो जाएगा। धन आवेश रेशम के कपड़ा पर क्या हो जाएगा? रेशम का कपड़ा नहीं, कांच के छड़, सॉरी, कांच के छड़ पर क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। कांच के कपड़ा पर धन आवेश और रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश। रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश हो जाता है, रेशम की कपड़ा पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो कांच का जो छड़ है ये आवेश को रेशम के कपड़ा में देने लगा और रेशम का कपड़ा है आवेश को लेने लगा, यानी जो देता है उससे धन आवेश और जो लेता है उस पे ऋण आवेश चढ़ जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत? अगर आप लोग प्रैक्टिकली अपने लाइफ के बारे में देखिएगा, लाइफ का जो एग्जाम्पल लीजिएगा, तो देखिए
हम लोग क्या करते हैं कि एक कलम को लेते हैं और अपने बालों में ऐसे रगड़ते हैं उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ा होता है उसके पास ले जाते हैं कलम को। तो वो छोटे छोटे जो टुकड़ा रहता है कागज का क्या होता है कलम में आकर चिपक जाता है, यानी आकर्षित होकर सड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बाल और कलम को आपस में रगड़ने के बाद इसमें घर्षण हुआ, और घर्षण के बाद क्या होता है इसमें कलम आवेशित हो गई। कलम क्या हो गई? आवेशित हो गई। और जब कलम आवेशित हो गई तो छोटे छोटे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। ठीक वैसे ही ये जो है कलम का जो छोटे छोटे कागज का टुकड़ा है वो अपने ओर खींचना स्टार्ट कर दी। यही लॉजिक है इसमें टोटल। जैसे हम लोग अपने जीवन में जो उदाहरण लेते हैं, कलम को अपने बालों में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा है कलम में आकर चिपक जाते हैं। ठीक वैसे देखिएगा एबोनाइट के छड़ और ऊनी कपड़ा को रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़ा पर धन आवेश हो जाता है, और जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर धन आवेश हो जाता है। ये दोनों उदाहरण जो है आप लोग याद करके रखिएगा, हमेशा पूछता रहता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा जो आवेश है यानी आवेश जो है ये हो जाएगा, देखिए प्लस यानी धन आवेश। ये टोटल क्या है इसमें धन आवेश, और यहां पर लेते हैं ऋण आवेश। ये हो गया ऋण आवेश। देखिएगा ये हो गया धन आवेश और ये हो गया ऋण आवेश। तो आवेश जो होता है उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर जाता है। यानी कोई पूछेगा आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा तो कहिएगा आवेश उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होता है। ये धन आवेश है, कहने का मतलब उच्च आवेश है, और ये ऋण आवेश है, कहने का मतलब निम्न आवेश है। यानी जो आवेश का प्रवाह होगा ये उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर होगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे उच्च आवेश और इसको हम लोग कहेंगे निम्न आवेश। क्या कहेंगे? निम्न आवेश। आवेश जो होगा उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होगा। तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, 3 का निशान लगाकर। आवेश का प्रवाह उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होता है। आवेश का प्रवाह उच्च होता है, लिखिएगा आवेश का प्रवाह उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर होता है, की ओर होता है। बोलिए कोई दिक्कत? आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है? उच्च आवेश से निम्न प्रवाह की ओर होता है। दूसरा लिखिएगा आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है? हमेशा संरक्षित रहता है। आगे देखिएगा, अगला लिखिएगा, अगला
अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा आवेश। अगला पॉइंट आप लोग को लिखना है कि जो आवेश होता है, आवेश होता है दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार होता है। इससे पहले कुछ और बात हम लोग जानते हैं। जो आवेश होता है समान आवेश, पॉइंटे में लिखिएगा, यानी असमान आवेश, असमान आवेश एक दूसरे को असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। अगला तीर का निशान लिखना है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ये दोनों आप लोग याद कीजिएगा, ये भी आप लोग एग्जाम में पूछता रहता है कि समान आवेश कहने का मतलब धन प्लस धन, धन आवेश, धन आवेश, उसके बाद ऋण आवेश, उसके बाद ऋण आवेश। ये समान आवेश है, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस समान आवेश। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन वही अगर समान, देखिए असमान आवेश ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर प्रतिकर्षित करता है। उसके बाद देखिएगा असमान आवेश, यानी प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये टोटल जो असमान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये आप लोग याद करके रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला जो हम लोग को इसी में पढ़ना है कि आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। पहला देखिएगा धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। देखिएगा धन आवेश जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है, उस पर धन आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आयन यानी ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर धन आवेश रहता है। कोई दिक्कत, यानी धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में भी आप लोग जान गए या कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग बात करते हैं आवेश के बारे में। देखिएगा कि आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, Q से सूचित करते हैं। आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। पहला पॉइंट, आवेश का एसआई मात्रक आप लोग याद रखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। उसके बाद देखिएगा आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। देखिएगा Q बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, N। Q बराबर क्या, एक फॉर्मूला याद रखिएगा
Ni, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जहां Q हो गया आप लोग का आवेश, N हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। और यहीं पे आप लोग को याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.67 गुणे 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन होता है, और यही ई का मान टोटल यहाँ पर दिया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी ई का मान क्या है, 1.67 गुणे 10 के पावर -19। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का बात किया है तो ये माइनस में होगा, इलेक्ट्रॉन का बात किएगा तो यह माइनस में होगा। यानी देखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब होता है, तो कहिएगा एक माइनस में 1.67। यानी इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो कहिएगा -1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब। लेकिन वही पूछे प्रोटॉन पर, P से हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा, तो कहिएगा +1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब। लेकिन वही बोल दे न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर, जिसको हम लोग N से भी डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन पर बोल दे तो कहिएगा कोई आवेश नहीं है, नो चार्ज, कोई आवेश नहीं रहता है, नो चार्ज, कोई आवेश न्यूट्रॉन पर नहीं रहता है। इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा। यानी आवेश को Q से हम लोग डिनोट करते हैं, उसके बाद आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। Q बराबर N, जहां N आवेश हो गया, N हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E हो गया इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो कहिएगा -1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब। प्रोटॉन पर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आवेश के बारे में आप लोग टोटल जान गए। एक पॉइंट और यहाँ याद रखिएगा, देखिएगा एक पॉइंट और याद, यहाँ पर पूछा है एक इलेक्ट्रॉन में 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। लेकिन वही उलट कर पूछ दे कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिएगा चूंकि एक इलेक्ट्रॉन में हम लोग जानते हैं 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब, इसीलिए एक कूलम्ब में 1/1.67 गुणे 10 के पावर -19 होगा कि नहीं, तो भाग दीजिएगा, तो एक कूलम्ब 6.7 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। 6.7 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी इसको भी याद रखना है कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहिएगा एक कूलम्ब में 6.7 गुणे 10 के पावर 18 कूलम्ब होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब होते हैं। इतना पॉइंट कम से कम आप लोग को याद रखना है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि पॉइंट एक और आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो गई, देखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो गया है, इस पे खास आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम, देखिएगा जिधर ये मुंह लगा रहेगा, जिधर मुंह फैलाया रहेगा वो बड़ा होता, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कम है, प्रोटॉन का ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन की संख्या से कम हो गई है तो कहिएगा कि धन आवेश हो गया। उस पर क्या होगा, धन आवेश। वस्तु क्या है, धन आवेश है, धन आवेश इस पे है, धन आवेश। अगर प्रोटॉन की संख्या देखिएगा
प्रोटॉन की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से अगर कम हो गया है तो कहिएगा उस पे ऋण आवेश है। क्या कहिएगा? ऋण आवेश है। उस पे क्या कहिएगा? ऋण आवेश। ये दोनों बात को भी आप लोग को याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तो धन आवेश है, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से तो ऋण आवेश। कोई दिक्कत? अब देखिएगा थोड़ा सा हम लोग परमाणु के बारे में बात करते हैं। परमाणु यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। परमाणु में मूलतः जो होता है एक धन आवेश, देखिएगा एक धन आवेश यानी निगेटिव चार्ज, यानी एक होता है पॉजिटिव आवेश यानी धन आवेश, एक होता है निगेटिव आवेश यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग ई से कहते हैं, डिनोट करते हैं, प्रोटॉन जिसको हम लोग पी से, और इसी में पाया जाता है न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो परमाणु में खासकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। क्या रहता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है, ऋण आवेश रहता है। याद रखना है जी, इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है? ऋण आवेश रहता है। उसके बाद पूछेगा प्रोटॉन पर तो कहिएगा धन आवेश। प्रोटॉन पर क्या रहता है? तो धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? नो चार्ज, कोई आवेश नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। अब देखिएगा नाभिक का थोड़ा सा बात कर ले। नाभिक का थोड़ा सा बात करें तो देखिएगा नाभिक जो होगा, नाभिक में जो होता है क्या पाया जाता है? तो कहिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन खासकर आप लोग को नाभिक में क्या क्या होता है? तो कहिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो हम लोग आवेश से संबंधित टोटल बात हम लोग जान लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा आगे जो है एक कूलॉम्ब नामक एक वैज्ञानिक है, जिनका वैज्ञानिक का नाम कूलॉम्ब था। क्या था? कूलॉम्ब। तो कूलॉम्ब का हम लोग नियम जानते हैं। कूलॉम्ब का नियम क्या है? लॉ ऑफ कूलॉम्ब। ठीक, देखिएगा जो कूलॉम्ब वैज्ञानिक थे वो अपने नाम पर ही नियम को डाल दिए, कूलॉम्ब का नियम। यानी आवेश से संबंधित उन्होंने क्या दिया? आवेश से संबंधित एक नियम दिया। यानी आवेश से संबंधित एक नियम दिया जिसे कूलॉम्ब का नियम कहते हैं। तो कूलॉम्ब ने लिखना है कि कूलॉम्ब ने आवेश से संबंधित एक नियम दिया जिसे कूलॉम्ब का नियम कहते हैं, जिसे कूलॉम्ब का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखिएगा, इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया कि दो आवेश को लिया, ये एक आवेश है और एक ये आवेश है। यानी दो आवेश को लिया और इस आवेश को उन्होंने Q1 माना और इस आवेश को उन्होंने Q2 माना। यानी दो आवेश लिया
Q1 और Q2 दो आवेश लिया और उन दोनों को कुछ दूरी पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया, यानी एक दूसरे को कुछ दूरी पर रख दिया और दूरी को क्या मान लिया, R मान लिया। दूरी को क्या मान लिया, R मान लिया। दूरी को क्या मान लिया, R मान लिया। अब देखिएगा इन्होंने दो बात कहा और दो बात आप लोग को हमेशा याद रखना है और याद नहीं कीजिएगा तो इससे सवाल हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। देखिएगा दो बात उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों आवेश है, जो दोनों आवेश है यानी इन दोनों पर देखिएगा ये दोनों जो होगा तो इस पे एक दूसरे पर एक बल लगेगा जिसको हम लोग आकर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे, अभी आप लोग से पीछे हम बोले कि दो वस्तु है अगर समान आवेश होगा तो क्या होगा, समान आवेश जो होता है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और असमान आवेश रहेगा तो आकर्षित, यानी बल एक प्रकार का लगाता है। तो ये दोनों आवेश पर जो बल होगा लगेगा यानी आकर्षण बल जो होगा अगर बात करें तो ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। उसके बाद और इसकी जो दूरी होता है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा हम लिख रहे हैं यानी इस नियम के अनुसार बस दोनों आवेश पर लगने वाला बल, दोनों आवेश पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब देखिएगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको हम लोग कहते हैं कूलॉम्ब का नियम। अब देखिएगा यहाँ पर F जो लगने वाला बल है समानुपाती किसके होगा, दोनों आवेश के गुणनफल यानी Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती जो लगने वाला बल है हो गया। उसके बाद जो बल है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से F जो होगा समानुपाती देखिएगा Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब ये समानुपाती जो होता है इसको हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू को निकालते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू को रखते हैं जिसको हम लोग नियतांक कहते हैं। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो F बराबर दिखेगा K Q1 Q2 और बटा में हो जाएगा R स्क्वायर। F जो बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जहाँ K हो गया एक नियतांक हो जाएगा, एक नियतांक यानी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। और यही क्या है आप लोगों का कूलॉम्ब का नियम है, टोटल कूलॉम्ब का नियम। केवल इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, एक बार और आप लोग के सामने हम रिपीट करते हैं कि देखिएगा दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल होगा, दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और जो बल होगा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको हम लोग कहेंगे कूलॉम्ब का नियम। क्या कहेंगे, कूलॉम्ब का नियम। और यहाँ से सवाल हमेशा बनते रहता है कि दूरी पर बनेगा, हमेशा इस पे दूरी पर बनेगा। आगे हम लोग चलेंगे, अगला जो हम लोग बात करेंगे इसमें देखिएगा
अगला बात करेंगे विद्युत धारा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा विद्युत धारा यानी इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी विद्युत धारा जो होता है इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह, देखिएगा ये एक प्रकार का तार है, एक प्रकार का क्या है, तार है, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। तो इसी लगातार प्रवाहित होने के इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कह देंगे, विद्युत धारा कह देंगे। क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा कह सकते हैं। तो हम लोग एक लाइन में लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह की दर को हम लोग क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा कह सकते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिएगा विद्युत धारा, इसको I से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, I से सूचित करते हैं। उसके बाद इसका एसआई मात्रक याद रखना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। तीसरा याद करना है कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा जो होता है एक अदिश राशि है। क्या याद करना है, विद्युत धारा यानी यह एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट यहीं पे याद रखना है। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव के लिए हम लिखवा रहे हैं केवल पॉइंट, नहीं तो विद्युत धारा केवल डिफिनीशन देकर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ज्यादा टारगेट लेकर चलना है। ऑब्जेक्टिव टोटल जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसी में हम पॉइंट पॉइंट कराकर क्या करेंगे, लिखवा देंगे, ताकि आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं होगा, यही याद होते चला जाएगा। ठीक, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। उसके बाद विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि विद्युत धारा, देखिएगा क्योंकि Q बराबर हम लोग जानते हैं IT, Q बराबर क्या जानते हैं, IT जानते हैं ना, Q बराबर IT। जहां देखिएगा I जो है विद्युत धारा I बराबर Q बाई T, I बराबर याद रखना है Q बाई T। जहां पर देखिएगा I हो गया आप लोग का विद्युत धारा, विद्युत धारा, Q हो गया आवेश, और T हो गया समय। T क्या हो गया, समय। T क्या हो गया, समय। अगर I बराबर Q बाई T है तो एक फॉर्मूला और निकल जाता है। देखिएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं Q बराबर क्या जानते हैं, NE। Q बराबर क्या जानते हैं जी, NE जानते हैं ना जी, जो हम लोग अभी पीछे पढ़े। तो I बराबर Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं, NE, तो NE बटा T भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। I बराबर NE बटा T, कोई दिक्कत। तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिएगा इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से प्रवाहित होगा उसके दर को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इसका एसआई मात्रक, इसको I से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा को ए मीटर से मेजर करते हैं यानी मापते हैं। अगला I बराबर Q बाई T, जहां I क्या है विद्युत धारा, Q आवेश, और T क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा।
और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर N होता है, इसलिए I बराबर Q के जगह पर N और T है, तो T I बराबर N बटा T भी होता है। बोलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा अगला जो हम लोग को पढ़ना है 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा आप लोग को बता दें कि ये हमेशा पूछता रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। और बहुत सारा बच्चा जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, इसको राटा मारने की कोशिश करता है, और जो राटा मारता है वो हमेशा भूलते रहता है, समझ रहे हैं ना। इसको हम जैसे समझाएंगे वैसे ही आप लोग को याद कर लेना है, और नहीं तो राटा ऐसे मारते रह जाइएगा, कभी याद यानी समझ में आएगा नहीं, और क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो छूट जाएगा। देखिएगा 1 एम्पियर, सबसे पहले हम जो समझा रहे हैं उससे ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है। अभी हम लिखवाए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आप लोग को बताए ना जी, अभी पीछे एम्पियर होता है। और आप लोग को इसका फॉर्मूला भी बताए हैं, यानी विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी होता है। आई बराबर क्यू बटा टी होता है। और आप लोग को बताएं कि आई विद्युत धारा हो गया, क्यू आवेश हो गया, और टी क्या हो गया, समय हो गया। ये इतना आप लोग बात जानते हैं, और विद्युत धारा का ये सही मात्रक भी जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आई बराबर 1 एम्पियर निकालना है, 1 एम्पियर, तो क्या करना पड़ेगा, कूलम्ब यानी आवेश भी 1 लेना पड़ेगा, आवेश का मान भी 1 होना चाहिए, और समय भी 1 होना चाहिए, समय भी 1 सेकेंड होना चाहिए, तभी जाकर देखिएगा कटेगा, और कट कर क्या आएगा 1, और जो विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि विद्युत धारा का ये सही मात्रक एम्पियर हो गया, यानी कहने का मतलब यानी आवेश का भी मान 1 होना चाहिए, उसके बाद समय भी 1 सेकेंड होना चाहिए, तब कटेगा तो 1 एम्पियर आ जाएगा। और इसी का परिभाषा पूछ दिया तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा 1 एम्पियर की परिभाषा दे, यानी किसी चालक तार में 1 सेकेंड में, देखिएगा ये तो टाइम 1 सेकेंड, और यहाँ पर 1 कूलम्ब हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो किसी चालक तार में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। देखिएगा अब लिखना है कि यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर 1 कूलम्ब, यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उससे 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम लोग उसको कहेंगे 1 एम्पियर। तो देखिएगा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब और बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड, और इसको याद रखना है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति 1 सेकेंड। या ऐसे भी आप लोग के एग्जाम में पूछेगा कि 1 एम्पियर बराबर कूलम्ब
प्रति सेकेंड, कूलम्ब प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, कूलम्ब प्रति सेकेंड, यानी एक को हम लोग हटा देंगे, कोई दिक्कत। बोलिए ये आप लोग को याद रखना है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दें, खासकर ये याद रखना है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है। बोलिए आगे बढ़ें, आगे हम लोग को पढ़ना है, देखिएगा विद्युत विभव। क्या पढ़ना है, विद्युत विभव। अगला हेडिंग डालिएगा विद्युत विभव, विद्युत विभव। देखिएगा विद्युत विभव क्या होता है, यहां पर मान लीजिए अनंत हो गया और यहां पर एक बिंदु है और अनंत से किसी वस्तु को हम लोग ला रहे हैं एक बिंदु पर, अनंत से किसी बिंदु पर हम लोग आवेश को ला रहे हैं और आवेश को हम लोग ला रहे हैं, तो इसके बीच जितना काम करना होगा, जितना काम करना पड़ेगा उसको हम लोग कह देते हैं विद्युत विभव। यानी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। ये देखिएगा अनंत है, अनंत से हम लोग वस्तु को लाएंगे, आवेश को लाएंगे एक बिंदु पर और उस बिंदु पर लाने में उसके बीच जितना काम किया गया, उनके बीच जितना काम किया गया उसी वर्क को हम लोग कहेंगे, काम को कहेंगे विद्युत विभव। क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये अनंत हो गया और यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यानी बिंदु, और यहाँ से आवेश को लाना है। तो इकाई धन आवेश से लिखना है, इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद इसी में कुछ पॉइंट लिखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि विद्युत विभव यानी इससे भी से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट इसका ये संमात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। अगला पॉइंट लिखना है कि यह एक सदिश राशि है, और विद्युत विभव जो होता है यह एक सदिश राशि होता है। कोई दिक्कत। यानी इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है विद्युत विभव में, विद्युत विभव में इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला हम लोग चलते हैं बात, विद्युत विभव हो गया और यहीं पे विभवांतर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विभवांतर। देखिए यहीं पे बता देते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, दो विभवों के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। बहुत छोटा सा डिफिनीशन है इसका। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब देखिएगा विभवांतर जो होगा इसको भी से डिनोट करते हैं, इसको भी
भी से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। और विभवांतर देखिएगा, अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, दो विभव है ए और बी, दो बिंदु है ए और बी, और इन दोनों के बीच विभवांतर निकालना होगा, यानी भी ए बी निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और ये भी आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच विभव, तो भी ए बी बराबर हो जाता है भी बी माइनस भी ए, यानी हम लोग प्लॉट को लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको प्लॉट, यानी बी में से माइनस ए को घटाएंगे, बी में से ए को घटाएंगे, यानी भी ए बी बराबर भी बी माइनस भी ए हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग को सीधे सीधे लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो भी ए बी बराबर देखिएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस भी ए और माइनस भी बी, ये हो जाता है। अगर हम लोग को सीधे सीधे लिखना है तो माइनस हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस भी ए माइनस भी बी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यानी विभव और विभवांतर में हम लोग समझ गए। अब देखिएगा विभवांतर थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पर, नहीं तो इसको मिटा कर लिखते हैं। देखिएगा विद्युत विभव, विद्युत विभव हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको भी से सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। तो विद्युत विभव का एक फॉर्मूला होता है भी बराबर W बटा क्यू, क्या होता है, भी बराबर W बटा क्यू, ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक। भी बराबर क्या होगा, W बटा क्यू, जहां पर देखिएगा, जहां पर भी क्या है, तो विभव है, विभव बोल सकते हैं या विभवांतर बोल सकते हैं, विभवांतर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। W देखिएगा कार्य है, किया गया कार्य हो गया, और Q यहाँ पर क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश है। यानी विद्युत विभव का एक फॉर्मूला होता है भी बराबर W बटा Q, और जहां भी हो गया विभवांतर या विभव, उसके बाद W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश, ठीक। आगे हम लोग पढ़ना है विद्युत परिपथ, या इसके पहले 1 वोल्ट के बारे में जानते हैं। देखिएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा। देखिएगा 1 वोल्ट यानी विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी यहाँ पर देखिएगा V बराबर लिखा है फॉर्मूला W बटा Q, यानी किया गया कार्य भी 1 जूल हो, किया गया कार्य भी 1 जूल हो, और उसमें जो प्रवाहित आवेश हो रहा है 1 कूलम्ब हो, उसमें जो प्रवाहित आवेश है 1 कूलम्ब हो, यानी किया गया कार्य 1 जूल हो और उसमें प्रवाहित आवेश भी 1 कूलम्ब हो, तो देखिएगा कटेगा तो 1 वोल्ट हो जाएगा, कटेगा तो 1 वोल्ट हो जाएगा। और यही 1 वोल्ट का परिभाषा हम लोग से पूछा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा यदि किसी चालक या 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने के लिए, देखिएगा 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने के लिए अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 कूलम्ब आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उसको हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी लिखना है 1 कूलम्ब कि यदि किसी चालक तार में लिखना, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न करने में
1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं या समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 वोल्ट बराबर आप लोग को याद रखना होगा कि 1 जूल और बटा में 1 कूलम, 1 जूल बटा में 1 कूलम, ये आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो कहिएगा 1 जूल बटा 1 कूलम, या 1 जूल बराबर 1 वोल्ट बराबर लिखना है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल यानी जूल और प्रति क्या होगा, कूलम, जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। ये आप लोग को याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत। आगे हम लोग चले, देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है इसमें कि विद्युत परिपथ के बारे में, किसके बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी विद्युत परिपथ। हेडिंग डालिएगा विद्युत परिपथ, हेडिंग डालिएगा विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। देखिए बहुत इजी है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत परिपथ कर सकते हैं। तो जल्दी लिखिए, इसमें टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और न ही अभी कभी आता है, विद्युत परिपथ के बारे में नहीं आता है। लेकिन इससे संबंधित जो हम बताएंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी हेडिंग दिलवाकर हम लिखवाएंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, वो आता है और उसको याद करना है। तो विद्युत परिपथ में उतना टाइम हम लोग देंगे नहीं, तो विद्युत परिपथ लिखिएगा जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से, पथ का मतलब रास्ता, जिस रास्ते से ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और ये हो गया आप लोग का चालक तार, क्या हो गया, चालक तार, और यही चालक तार को ही हम लोग कह सकते हैं विद्युत परिपथ। क्या कह सकते हैं, विद्युत परिपथ हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम हम लोग बनाते हैं, इसका डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिएगा ये आप लोग का बैटरी हो गया, ये प्लस यानी बड़ा वाला चिन्ह को हम लोग प्लस कहते हैं और छोटा वाला चिन्ह को हम लोग माइनस कहते हैं। यहाँ पर हम क्लॉक लगा देते हैं यानी पूंजी को लगा देते हैं, यहाँ पर पूंजी को लगा देते हैं। उसके बाद आगे चलिए, आगे यहाँ पर हम लोग एमीटर को लगा देते हैं। आगे चलिए, ये हो गया आप लोगों का प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग लगा दिए वोल्ट मीटर। क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर। क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए। और आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर एक हम लोग बल्ब को लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बल्ब को लगा देते हैं, एक बल्ब को लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बल्ब को लगा देते हैं, और विद्युत धारा प्लस से होकर यानी बैटरी यानी प्लस यानी धन से होकर प्रवाहित होगा, और प्रवाहित होकर क्या होगा, फिर ऋण की ओर, ऋणायन की ओर आकर क्या होगा, माइनस की ओर चला जाएगा। यानी प्लस से निकलता है
और माइनस की ओर चला जाता है। तो ये हो गया एक छोटा सा विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र, ठीक, यानी विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सा उपकरण लगा है तो आप लोग को एक बार थोड़ा बता देते हैं। देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं बैटरी, क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्विच, यानी कुंजी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्विच भी बोल सकते हैं, प्लग भी बोल सकते हैं और कुंजी भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एमीटर, क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध। और ये आप लोग तो हमेशा जानते ही हैं, इसको हम लोग बल्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, बल्ब। यानी इतना सारा उपकरण लगा है और भी उपकरण इसमें आप लोग लगा सकते हैं और परिपथ को तैयार कर सकते हैं। हम इतना ही परिपथ को लगाकर इसमें उपकरण को लगाकर परिपथ तैयार किए, ठीक। आगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में आता है परिपथ से संबंधित सवाल, कि इसका हम लोग सबसे पहले प्रतीक जानेंगे कि कौन सा उपकरण को हम लोग कैसे पहचानेंगे, और ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो हेडिंग डालिएगा, एक तरफ उपकरण और एक तरफ डालिएगा प्रतीक, ठीक। एक तरफ डालिएगा उपकरण और एक तरफ डालिएगा प्रतीक। एक तरफ डालना है उपकरण और एक तरफ डालना है प्रतीक, और इसको आप लोगों को कर लेना है इंपोर्टेंट, 1 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले हम बात करते हैं ए मीटर का। ए मीटर जो होता है देखिएगा, ए से डिनोट करते हैं, लेकिन ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, पहला। दूसरा हम लिखते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यानी V, और इसको प्लस और इसको हम लोग माइनस, ऐसे इसका नामांकित जो होता है प्रतीक होता है। तीसरा देखिएगा, बल्ब का बात करें, बल्ब का बात करें तो बल्ब आप लोग जानते हैं ऐसे भी बनता है, और या तो ऐसे भी बनता है। चौथा देखिएगा, प्रतिरोध का बात करें तो प्रतिरोध का जो है प्रतीक ऐसा होता है। 5 बात करें स्विच, यानी खुला स्विच लिखते हैं, खुला स्विच। तो खुला स्विच को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। वही 6 नंबर बंद स्विच लिखें, तो बंद स्विच को हम लोग क्या लिख सकते, ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन बीच में एक बिंदु रहेगा, क्या रहेगा, बीच में एक बिंदु रहेगा। 7वां नंबर देखिएगा, 7वां नंबर तार की संधि, तार की संधि को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। अगला 8 नंबर देखिएगा, बैटरी, ये प्लस और ये माइनस। तो देखिए अब यहां पर थोड़ा सा लिखते हैं। 8-9 नंबर देखिएगा, अगर सेल का बात करेगा तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस। सेल का बात करेगा तो एक ही लेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, प्लस माइनस। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर और क्या हो सकता है इसमें, प्रतिरोध हो गया, वोल्ट मीटर, यानी टोटल हमको लगता है हो गया, कोई दिक्कत। यानी ऐसे आप लोग को ये सब याद कर लेना है कि हम लोग परिपथ बनाने के लिए कौन कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं और उसका प्रतीक क्या होता है, कोई दिक्कत। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यानी अगले दिन कल, समझ रहे हैं ना। और आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग जो है और लड़का भी इस चैनल से पढ़ सके और अच्छा नंबर ला सके, कोई दिक्कत।